अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? वालेकुम सलाम। ठीक ठाक आपने। अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक जी। फयाज, आप कैसे हैं? गुड है। अच्छा, कल हमने जो काम किया था उसमें से आप दोनों का कोई क्वेश्चन हो तो वो आप पूछ सकते हैं। सर ये जो सिलेक्ट है वीएम साइज जो है ना, ये मेरा ये सिलेक्ट नहीं हो रहा है। कौन सा बीम साइज आपका सिलेक्ट नहीं हो रहा? ठीक है, इसको एक मिनट। मतलब जब मैं वर्चुअल मशीन क्रिएट कर रहा हूँ ना, तो हम्म। उसमें वीएम साइज भी एक जगह पे देना होता है, तो वहां पे मेरे ख्याल शायद स्टूडेंट मैंने सिलेक्ट किया हुआ है, तो शायद इस वजह से उसको अलाउ नहीं है। ऐसा कोई चक्कर तो नहीं है? नहीं, उसके लिए आप एक काम करें, आप जाएं अपनी सब्सक्रिप्शन में। स्क्रीन शो हो रही है ना आप लोगों को? जी जी, हो रही है। और यहाँ पे वो चेक करें उसका स्टेटस एक्टिव है या नहीं है, सब्सक्रिप्शन का। स्टेटस एक्टिव है उसका। हम्म। फिर वो आपकी होनी चाहिए, उसको कोई ना कोई साइज दिखाना चाहिए। वो ये हो सकता है स्टूडेंट में वो कुछ रीजन में आपको नहीं अलाउ करता। आप अपना रीजन चेंज करके देखें उसमें। अच्छा, सही है। ठीक है ना? इसमें भी मुझे भी हो सकता है यहाँ पे वो कुछ जगह पे रिसोर्सेज ना क्रिएट करने दे। जोन चेंज करके मैं चेक करूँ उसको? नहीं नहीं, रीजन रीजन चेंज करना है। रीजन चेंज करके, अच्छा। हाँ जी, ऐसे मैं क्रिएट में आया, एज्योर वर्चुअल मशीन में आया। तो यहाँ पे जो ये रीजन है ना, ये आपने चेंज करना है। ठीक है? ठीक ठीक। या आप किसी और रीजन में क्रिएट करके देखें, या आप पहले उसका डॉक्यूमेंट चेक कर लें कि स्टूडेंट सब्सक्रिप्शन में आप कौन कौन से रीजन में रिसोर्सेज क्रिएट कर सकते हैं। सही है, ठीक ठीक है। है ना? अदरवाइज आपने क्या करना है, जो भी आपने यहाँ पे वो चूज किए है। ठीक है ना? फॉर एग्जांपल, विंडोज 10 आपने चूज किया और यहाँ पे आप सी ऑल साइजेस पे आ जाएंगे। सी ऑल साइजेस पे आने के बाद यहाँ पे आपको दिखा देगा साइज। देखें, उसमें वो मुझे सिर्फ और सिर्फ एक साइज दे रहा था। जो कल हमने उसमें सर्वर 2022 की हमने वर्चुअल मशीन क्रिएट की थी। तो यहाँ पे आपको वो मैक्सिमम साइजेस दिखा रहा है, डी सीरीज भी दिखा रहा है, बी दिखा रहा है। ठीक है ना? मगर ये तो कॉस्ट के साथ में दिखा रहा है ना, ये इसकी एग्जैक्टली exactly। पर मंथ जो है। हाँ हम जी। हम तो फ्री के चक्करों में होते हैं। नहीं नहीं, वो बेसिकली होता ही ये है, जो भी आपका अकाउंट क्रिएट होता है ना, उसके अगेंस्ट उसमें उसने ऑलरेडी माइक्रोसॉफ्ट ने आपको कॉस्ट ऐड करके दी हुई होती है। ठीक है? सही है। जो मैं यहाँ पे अकाउंट यूज कर रहा हूँ, ये भी मैं बेसिकली फ्री अकाउंट यूज कर रहा हूँ, इसमें मुझे $100 मिले हुए। $100 के यहाँ पे मैं रिसोर्सेज यूज कर सकता हूँ। जब $100 मेरे कंप्लीट हो जाएंगे ना, तो वो मेरे वो फिर आप कह लें कि सब्सक्रिप्शन है ना डिसेबल कर देगा। या दूसरे केस में अगर मेरे नहीं पूरे होते तो 30 डेज मेरे कंप्लीट हो जाते, उस सूरत में मेरी डिसेबल हो जाएगी वो सब्सक्रिप्शन। ठीक है। ठीक है? समझ आ गई? फिर यहाँ से आप उसको चेंज कर सकते हैं, किसी और में ले जाएं। चले, मैं रीजन जो है वो चेंज करके देखता हूँ, वो मैंने नहीं देखा था। तो साइज पे आके स्टक हो गया था, फिर वो आगे फिर मैंने किया ही नहीं। मैंने कहा चलो मैं आपसे पूछ लूंगा इसके बाद। हाँ जी, वो इस तरह से आप इसको रीजन चेंज करके देख लें, या सी ऑल साइजेस पे जाएंगे, वहां पे आपके पास साइज शो हो जाएगा, वो उसको चेंज करके देख जी, मैं सी ऑल साइजेस में ही गया था, उसमें कोई भी लें। मतलब वो, अगर आप वो मेरी स्क्रीन चेक कर सकते हैं तो उसमें खैर हाँ जी, मैं वो आपको तो मैं दिखा। यहाँ पे चेक कर सकता हूँ आपकी स्क्रीन। ये देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे विंडोज सर्वर 2022 किया है, और उसके बाद मैं सी ऑल साइजेस पे आता हूँ।
आज तो ये मुझे ज़्यादा दिखा रहा है रीजन। कल सिर्फ मुझे एफ यहाँ पे सीरीज दिखा रहा था, उसमें हमने ये किया था, इसको स्क्रॉल डाउन किया था और यहाँ से हमने चूज कर लिया था बेसिकली। मैं हूँ कौन से रीजन में इस वक्त? ECS में। अच्छा जी, उसमें मैं अपनी स्क्रीन स्टॉप करता हूँ। आपने लॉगिन किया है जिशान? हाँ जी, लॉगिन किया हुआ है। हम्म। तो आप देखें, आपके पास ऑप्शन आ रही है स्क्रीन शेयर की। ये कह रहा है जी कि होस्ट डिसेबल्ड पार्टिसिपेंट स्क्रीन शेयरिंग। अच्छा, ओके, लेट मी चेक। पार्टिसिपेंट्स आ गए। मेक होस्ट। यस, चलें अब चेक करें। जी हो गई अब। अच्छा, ये हम्म, मैंने वाकई ये रीजन चेंज किया तो अब साइजेस आ रहे हैं यहाँ पे। आ रहे हैं ना? जी जी जी। बस वो आपके रीजन का इशू था बेसिकली। जी ठीक हो गया, ठीक। ये अब इसमें से मैं कोई भी मतलब ये सेलेक्ट कर लेता हूँ, पर ये हाँ जी, $189 है, ये कर लूँ ये हो हाँ हाँ, जाएगा। कर लें, हो जाएगा सिलेक्ट। हो जाएगा, इसको सिलेक्ट करें। ठीक है, सिलेक्ट पर क्लिक कर दिया। कर लिया मैंने। अब यहाँ पे आप बस अपना जो यूजर नेम रखना चाह रहे हैं अपनी इस मशीन का वो दे दें। और नहीं, एडमिनिस्ट्रेटर नहीं लेगा ये, इसकी जगह कोई और ही दे। जैसे मैंने कर रखा था माई एडमिन या कुछ और भी, आप अपना नाम भी दे सकते हैं, वो ले लेगा। मिनिमम 12 करेक्टर होने चाहिए। ठीक है, इसको नेक्स्ट जाने नहीं, हमने नहीं चेंज करनी है। जब हम स्टोरेज पढ़ेंगे ना, फिर उसमें हम ये चीज़ें देखेंगे। अभी फिलहाल एज इट इज ही इसको आगे ले जाता हूँ, कोई चेंजिंग वगैरह नहीं हाँ जी, करता। और इसमें भी ऐसे ही है। जी जी, एग्जैक्टली। अभी हमने ये छेड़छाड़ नहीं करनी इनसे। ठीक है सर, ये मैनेजमेंट नेक्स्ट कर दिया मैंने। स्क्रीन रुक गई आपकी? आई थिंक ड्रॉप हो गए हैं जिशान। चलो जी, ठीक है, आगे हम फिर अपना स्टार्ट करते हैं।
So, जैसे आप ये देख रहे हैं, अगर मैं ऑल साइजेस में आ रहा हूँ, इस पर क्लिक कर दिया, see all images, सर्वर ले लेते हैं और इसमें से हम कोर 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 और ये ले लेते हैं डेट सेंटर। ये चीज नहीं चाहिए। ये जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे अगर मैं सी ऑल साइजेस पे आता तो यहाँ पे मेरे पास वो डिफरेंट नेमिंग कन्वेंशन दे रहा है। कोई डीएस के नाम से है, ठीक है, कोई बी के नाम से है, ठीक है ना, कोई ई के नाम से है, कोई एफ के नाम से है, कोई एल के नाम से है। इस तरह से आपके सामने ये डिफरेंट नेमिंग कन्वेंशन आ रही हैं। ठीक है, ये बेसिकली है क्या, तो उसके लिए माइक्रोसॉफ्ट का एक डॉक्यूमेंट है, इसको हम देख लेते हैं ये बेसिकली है क्या चीज़ हमारे पास। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अमेजोन कह रहा हूँ, माइक्रोसॉफ्ट ने वर्चुअल मशीन को डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, एक उसमें जनरल पर्पस है, एक कंप्यूटर ऑप्टिमाइज्ड है, एक मेमोरी ऑप्टिमाइज्ड है, एक स्टोरेज ऑप्टिमाइज्ड है, एक जीपीयू है, एक हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग है। तो सबसे कॉस्टली है सीरीज उनकी है हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सीरीज, बहुत ज़्यादा कॉस्टली है इनकी। तो इसमें बेसिकली आपको उसने बताया हुआ है कि उसमें कौन कौन से साइज फॉल कर रहे हैं या कौन कौन सी उसकी कैटेगरी फॉल कर रही है। ठीक है, उसमें बी सीरीज है, ए सीरीज है, डी सीरीज है। ये सारी की सारी आपकी किस में आ रही है, जनरल पर्पस में। जनरल पर्पस कैटेगरी क्या है और वो हम किसके लिए यूज़ कर रहे होते हैं, नॉर्मली जो आपके एनवायरनमेंट में जितनी भी आपने टेस्टिंग करनी, डेवलपमेंट करनी, वो आपके सारे के सारे किस में फॉल करते हैं, जनरल पर्पस में। ठीक हो गया। उसके साथ साथ जैसे अगर आपके कोई छोटी मोटी एप्लीकेशन रन हो रही है, उसको भी आप जनरल पर्पस में लेके आ सकते हैं। ठीक है, कंप्यूटर ऑप्टिमाइज से मुराद है जहाँ पे आपको सीपीयू यूजेज बहुत ज़्यादा रिक्वायर होगी। ठीक है, ऐसी एप्लीकेशन जिसमें आपके प्रोसेसर की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, बहुत ज़्यादा आपका प्रोसेसर यूज़ होता है, तो उसके लिए आप किसको चूज़ करते हैं, कंप्यूटर ऑप्टिमाइज को। ठीक हो गया चीज़, शान आप आ गए। निशान आवाज़ आ रही है मेरी? आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो। जी अब आई आवाज़ आपकी। ओके। जी सर। जी आप ड्रॉप हो गए थे उस वक्त। सर ना ही पूछो। यानी आपका नेट नहीं चल रहा सही। हाँ जी। नहीं मैं दोबारा आ गया हूँ। ये सर ये जो है राइट बीएमएस फॉर योर वर्कलोड। अच्छा, अकॉर्डिंग टू वर्कलोड जो है ये मतलब हम ये साइजेस जो सेलेक्ट करते हैं। जी क्या कह रहे हैं? सर मैंने कहा है कि अकॉर्डिंग टू वर्कलोड जो है हम इसके साइजेस जो हैं वो सिलेक्ट कर सकते हैं। जी जी एग्जैक्टली। नॉर्मली क्या होता है, हमारे इन्वायरमेंट में डिफरेंट चीज़ें यूज़ हो रही होती हैं। अगर मैं माइक्रोसॉफ्ट पेंट ओपन करता हूँ, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा सिनेरियो बना के दिखा देता हूँ। आपके इन्वायरमेंट में डिफरेंट काम हो रहे हैं, आप कहीं पे भी जाएंगे, नॉर्मली आप सॉफ्टवेयर हाउसेज में जाते हैं तो वहाँ आप देखेंगे आपके पास डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं। ठीक है ना, आपके नॉर्मल एप्लीकेशन भी है। ठीक है, वहाँ पे आपकी गेमिंग भी यूज़ हो रही है, वहाँ पे आपकी डेटाबेसेस भी यूज़ हो रही है। ठीक है ना,
इस तरह से आपके वहाँ पे इन्वायरमेंट में डिफरेंट चीज़ें यूज़ हो रही होती हैं, जिनकी बेस पे आपकी सारी सारी वहाँ पे वर्किंग हो रही है। ठीक है। तो ठीक है। नॉर्मल ऐप्स जो हैं वो आपने जब भी अपना आर्किटेक्ट डिज़ाइन करना है, आर्किटेक्ट डिज़ाइन से मुराद जब आप क्लाउड पे मूव हो रहे हो, वहाँ पे आपने किस तरह से चीज़ों को मैनेज करना है, उसकी सारी सारी आपने डिज़ाइनिंग करनी होती है। तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए आपके एनवायरनमेंट में हर किस्म की एप्लीकेशन है, हर किस्म के वहाँ पे आपकी यूसेज है। कुछ ऐसी एप्लीकेशन है जो जिसके लिए आपकी रिक्वायरमेंट बहुत लो है, कुछ ऐसी एप्लीकेशन है जिनमें आपका जो ग्राफिक है वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहा है। ठीक है। ये आपकी नॉर्मल एप्लीकेशन है। कुछ ऐसी एप्लीकेशन है जिसके लिए आपको कंप्यूट की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, जिसमें आपका सीपीयू बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है। कुछ ऐसी एप्लीकेशन है जिसमें आपकी स्टोरेज बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो रही है। ठीक है ना। जैसे अगर हम बात करें नेटफ्लिक्स की, नेटफ्लिक्स को बेसिकली क्या चाहिए? स्टोरेज चाहिए उन्हें। बेसिकली वो क्या कर रहे हैं, आपको डिफरेंट वहाँ पे आपको ड्रामाज मिलेंगे, मूवीज मिलेगी, कोई वेब सीरीज मिलेगी। ठीक है ना। तो उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, उनको सिर्फ स्टोरेज रिक्वायर है। तो इस किस्म के डिफरेंट सिनेरियोज बन जाते हैं। कुछ है आपके पास बैकअप्स की मैनेजमेंट हो रही है, उसके लिए भी आपको क्या चाहिए? स्टोरेज चाहिए। ठीक है ना। इस किस्म के इन्वायरमेंट में अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे जब आपने डिजाइनिंग करनी है तो आपको ये सारी इसमें से मैक्सिमम टाइप्स को यूज करना पड़ जाए। तो आप फिर उस सिचुएशन में क्या करेंगे? आप देखेंगे आपकी कौन कौन सी ऐसी एप्लीकेशन है जिसके लिए आपको बहुत मिनिमम रिक्वायरमेंट चाहिए। तो आप क्या करेंगे, जनरल पर्पज से वो अपनी जितनी भी वर्चुअल मशीन है क्रिएट कर लेंगे। जनरल पर्पज में यहाँ उसने आपको टाइप्स बता दी कि कौन कौन सी फॉल कर रही है। अगर आपकी कोई ऐसी एप्लीकेशन है जिसमें आपकी सीपीयू यूसेज बहुत ज़्यादा है, तो उसके लिए आप कंप्यूटर ऑप्टिमाइज में आ जाएंगे, ये उससे कॉस्टली है। ठीक है। कुछ ऐसी एप्लीकेशन है जैसे कि बहुत सी आपकी डेटाबेस एप्लीकेशन है, जैसे आपका ईआरपी यूज़ हो रहा होता है। ठीक है। अगर हम बात करें ईआरपी की, या आपका जो भी क्या बोलते हैं सैप यूज़ हो रहा है, ठीक हो गया, या आपका पीओएस यूज़ हो रहा है, ठीक हो गया। इन एप्लीकेशंस की जब आपने रिपोर्ट्स को व्यू करना होता है नॉर्मली, या इन एप्लीकेशन को यूज़ करते हुए, जैसे कि अगर आप ई कॉमर्स की बात करें, लाइक अमेज़ॉन, अमेज़ॉन में दोपहर का अगर आप उनके डॉक्यूमेंट्स रीड करें केस स्टडीज, उसमें आपको पता चलेगा दोपहर 2 से 4 के दरमियान माइट बी 20 मिलियन प्लस। वहाँ पे आपको उनके जो केस स्टडीज है ना, उसमें आपको लिखा हुआ नजर आएगा कि उसमें 20 मिलियन प्लस जो यूज़र हैं अमेज़ॉन को विजिट करते हैं और उसको वो अपने परचेजिंग कर रहे होते हैं। ठीक है। इन 2 घंटे के दौरान करोड़ों यूज़र वहाँ पे आ रहे हैं जो अमेज़ॉन से कोई ना कोई चीज़ परचेज कर रहे हैं या बाय कर रहे हैं। ठीक है ना। अब जब यहाँ पे इस किस्म के सिनेरियोज आते हैं तो इसमें आपको पता है या तो आपकी सीपीयू रिक्वायरमेंट इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है, या आपकी जब आप रिपोर्ट्स की बात करते हैं या इस किस्म का केस बात करते हैं तो यहाँ पे आपको मेमोरी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। ठीक हो गया। तो उस सिचुएशन में आप क्या करेंगे, अपनी जो मेमोरी ऑप्टिमाइज एप्लीकेशंस हैं उसको आप यूज़ कर लेंगे, लेकिन ये फर्दर आपको बहुत कॉस्टली पड़ती है। अगर हम यहाँ पर आए, ये है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपको कॉस्ट बताता जा रहा है। नॉर्मली वो बता रहा है कि अगर RDS1 वर्जन 2 को लेते हैं तो वो उसमें बता रहा है एक वी CPU है, उसमें रैम आपको कितनी दे रहा है, 3.5 GB। नंबर ऑफ डिस्क आप कितनी उस पर अटैच कर सकते हैं, मैक्सिमम 4। ठीक है। टेम्परेरी स्टोरेज वो आपको एक उसमें प्रोवाइड करता है 7 GB की, ये अलग से होती है। ठीक है। उसकी कॉस्ट पर मंथ कितनी है, ये आ गई 50
$3.29। सिमिलरली अगर आप G2S वर्जन 3 में जाएँ तो उसमें आपको बता रहे 2 वर्चुअल सीपीयूज हैं, रैम कितनी है इसमें 8 GB, ठीक हो गया। टेम्परेरी स्टोरेज इसमें इंक्रीज होकर 16 GB तक आ गई है और इसकी कॉस्ट कितनी है $70, ठीक हो गया। बी सीरीज इसमें जो है वो सबसे चीपेस्ट सीरीज है, बी सीरीज और ए सीरीज। तो ये नॉर्मली हम टेस्टिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं इसको। अगर आप इसको देखें B1S को, तो बता रहे हैं कि एक बी CPU है, 1 GB रैम है, उसमें 2 हार्ड डिस्क आप इसमें अटैच कर सकते हैं, ठीक हो गया। और 4 GB इसमें टेम्परेरी स्टोरेज आपको मिलती है और ये कितना है ऑलमोस्ट आपके $7.5 पर मंथ इसकी आपको कॉस्ट पड़ती है, ठीक है ना। ये B1LS को देखें तो इसमें क्या है 512 MB रैम आपको दे रहा है, इसकी कॉस्ट कितनी है ऑलमोस्ट $4, ठीक है। तो इस तरह से हम आगे इसकी फर्दर कैटेगरीज में जाते जाएंगे तो हम देखेंगे, जैसे हमने F सीरीज का देखा, ये देखेंगे आपको, ये आपको बता रहा है कि अप टू 2x परफॉर्मेंस बूस्ट फॉर वेक्टर प्रोसेसिंग वर्कलोड्स, ठीक हो गया। अब इसमें वो आपके जो CPU है उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी आपको दे रहा होता है। उसके अगर आप कॉस्ट देखें तो मिनिमम कितनी है $61, फिर $123 है, फिर $246 वो आपको दे रहा है, ठीक हो गया। इस तरह से आप आगे जाते जाएं, जैसे जैसे हम इसमें देख रहे हैं कि अगर आपने मेमोरी ऑप्टिमाइज में जाना तो उसके लिए कौन सी सीरीज़ है, उनकी ई सीरीज़ है। ई सीरीज़ में अगर हम आते हैं तो यहाँ पे आप देखें आपको मिनिमम $91, एफ सीरीज़ में कितनी है मिनिमम $61, ई सीरीज़ में आपको मिनिमम मिल रही है $91, इंक्रीज हो गई है आपकी कॉस्ट, ठीक हो गया। इसी तरह से आगे आप चलते हैं स्टोरेज ऑप्टिमाइज, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा स्टोरेज की रिक्वायर है, आई ऑफ्स आपको बहुत ज़्यादा चाहिए, लाइक आपका बिग डाटा हो गया, एसक्यूएल हो गया, नो एसक्यूएल हो गई चीज़ें, ठीक है ना। तो इन सारे केसेस में आप किसको यूज़ करते हैं स्टोरेज ऑप्टिमाइज्ड को। स्टोरेज ऑप्टिमाइज कौन सी सीरीज़ है आपकी एल सीरीज़ है। अगर यहाँ पे हम एल सीरीज़ में आते हैं, एल सीरीज़ ये रही, तो ये देखें उसकी वो कॉस्ट आपको क्या कह रहा है अनअवेलेबल है, इस रीजन में वो आपको कॉस्ट नहीं बता रहा है एल सीरीज़ की, लेकिन इसकी अच्छी खासी कॉस्ट आपको चार्ज होती है। फिर अगर आपको जीपीयू चाहिए, फॉर एग्जांपल आपके एनवायरनमेंट में गेमिंग एप्लीकेशंस चल रही हैं, गेमिंग एप्लीकेशंस का हमें पता है कि वो जीपीयू बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, ठीक है ना। तो वो आपकी कौन सी एन सीरीज़ है, यहाँ पे अगर हम एन सीरीज़ में हैं तो ये देखें उसकी मिनिमम कॉस्ट कहाँ से स्टार्ट हो रही है $70 से, और वो देखें आप कहाँ तक जा रही है, ठीक हो गया। तो इस तरह से है आपके डिफरेंट, जो भी आप यहाँ से कैटेगरी चूज करेंगे उसके आपने कॉस्टिंग चेक कर लेनी है क्या क्या आपको कॉस्ट उसमें पड़ रही है। आप जो भी इसमें काम करने जा रहे हैं आपकी वो मैक्सिमम रिक्वायरमेंट कहाँ से फुलफिल हो सकती है, तो इसमें इस चीज़ का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। बाकी ये है कि ये ज़रूरी नहीं है कि आपने जो सिलेक्ट कर ली वो वही रहेगी, बाद में भी आप इसकी ये साइजिंग चेंज कर सकते हैं, ठीक हो गया। किसी किसी का कोई डाउट। जी फयाज, आप अपने एंड पे चेक करें, किसी और को ब्रेकेज मिल रही है मेरी वॉइस में। जी जी ब्रेकेज है। और सर ये जो है क्या कहते हैं, ये तो बड़ा मतलब केयरफुली जो है मतलब देखना पड़ेगा साइजिंग वगैरह जो है इसकी। जी एग्जैक्टली ऐसे ही होता है कि जब आप इसके सारी डिज़ाइनिंग कर रहे होते हैं ये सारी चीज़ों को आपने जहन में रखना होता है। तो बेसिकली डिज़ाइनिंग के हवाले से ना ज़्यादा सारी डिटेल आपको 305 में पता चलती है, जो इसका एडवांस कोर्स है। उसमें प्रॉपर गाइड किया जाता है साइजिंग हम किस तरह से करते हैं, किन किन चीज़ों को हमने देखना होता है, ठीक है ना।
कैसे हम अपनी कॉस्ट की सेविंग कर सकते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें हम जाके उसमें डिस्कस करते हैं। अभी इसमें भी हमें आगे चल के पता चलेगा जब हम उसमें जाएंगे ना, इसके मॉनिटरिंग मॉड्यूल में, तो वहाँ पे हम देखेंगे कि इसमें एक एज्योर एडवाइजर के नाम से होता है, वो हमें एडवाइस कर रहा होता है जितने यहाँ पे हमारे रिसोर्सेज रन हो रहे होंगे ना। अगर फॉर एग्जांपल आपको इतनी ज़्यादा भावना नहीं है चीज़ों से, ठीक है ना, आपका क्लाउड के हवाले से इतना नॉलेज नहीं है और आप यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे एक वो हमें प्रोवाइड करता है एडवाइज़र। एडवाइज़र हमारे जितने भी यहाँ पे रिसोर्सेज यूज़ हो रहे होते हैं उनको देखते हुए हमें बेसिकली गाइड करता है कि जी आपके ये रिसोर्सेज हैं, ये आपके इतने परसेंट कंज्यूम हो रहे हैं, आप इसका साइज चेंज कर लें, ठीक है ना, ताकि आपकी इतनी कॉस्ट सेव हो सके। तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे हमें एडवाइस कर रहा होता है। तो जब हम मॉनिटरिंग के मॉड्यूल में पूछेंगे तो वहाँ पे हम देखेंगे कि बेसिकली हमने उसके थ्रू किस तरह से बेनिफिट हासिल करना होता है, ठीक है। तो ये तो थी बात हमारी वीएम साइजेस के हवाले से। तो यहाँ पे हमने देख लिया कि कौन कौन से यहाँ पे हमें ये साइजेस प्रोवाइड कर रहा है, ये लिंक भी आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग ये देख सकते हैं। प्लस इसमें हम देख लेते हैं, कल हमने क्योंकि टाइम ख़त्म हो गया था तो हमने इसकी सारी डिस्कशन करनी थी। तो इसमें सिंपल मैंने ये किया था, इसको आपको कनेक्ट करके दिखा दिया था और मैंने इसमें कुछ भी नहीं आपको बताया था। ये बेसिकली इसका ओवरव्यू आ रहा है आपके, जो भी आपने वर्चुअल मशीन यहाँ पे आप कह लें कि इंस्टॉल की है या रन की है, ठीक है। तो उसमें बेसिकली यहाँ पे सारी आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा है कि बेसिकली आपने इसको किस रिसोर्स ग्रुप में क्रिएट किया हुआ है, यहाँ पे उसका नेम शो हो रहा है। ऑपरेटिंग सिस्टम आपका कौन सा है, उसका आप लाइसेंस कौन सा यूज़ कर रहे हैं, ठीक हो गया। विंडोज सर्वर 22 में सिर्फ सिर्फ 2 लाइसेंस माइक्रोसॉफ्ट ने दिए हुए हैं, ठीक हो गया। एक इसका लाइसेंस का नाम है, मेरे जहन से निकल गया दूसरा लाइसेंस, हाँ जी ठीक हो गया। अगर हम विंडोज़ 2022 के लाइसेंस की बात करते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट हमें 2 लाइसेंस प्रोवाइड कर रहा है। एक है स्टैंडर्ड, दूसरा है जो कि यहाँ पे हमें शो हो रहा है डाटा सेंटर, ठीक है। ये बेसिकली 2 आपको लाइसेंस प्रोवाइड कर रहे हैं। जो आपका स्टैंडर्ड है लाइसेंस उसकी ऑलमोस्ट कॉस्ट है $900, जो डाटा सेंटर है उसकी ऑलमोस्ट कॉस्ट है $6000, ठीक हो गया। फीचर्स दोनों में सेम है, इसमें कोई फ़र्क नहीं है फीचर्स का, लेकिन इसमें डाटा सेंटर में आपकी कैपेबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा आती है। एंटरप्राइज लेवल के जो भी एनवायरनमेंट है उसको मैनेज करने के लिए आपको फिर इसका लाइसेंस लेना पड़ता है। इसमें नंबर ऑफ आपकी जितनी भी मशीन्स होती हैं वो ज़्यादा इसमें हैंडल हो रही होती है, तो इस वजह से इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, ठीक हो गया। तो बेसिकली हमने यहाँ पे कौन सा चूज़ किया हुआ है, डाटा सेंटर। स्टेट आप आपको उसकी स्टेट बता रहा है कि किस स्टेट में है, रनिंग स्टेट में है। साइज आपने यहाँ से इसका कौन सा चूज़ किया हुआ है, यहाँ पे अगर हम देखें तो हमने इसका L2S V3 हमने चूज़ किया हुआ है, जिसमें 8 vCPU और 64 GB मेमोरी है, यानी कि बहुत हाई फाई हमने सर्वर लिया हुआ है, जबकि हमें इतनी हाई फाई सर्वर की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। किस लोकेशन पे हमने बनाया हुआ, बेसिकली हमने इसका रीजन चूज़ किया है वेस्ट US2, और उसमें जोन हमने कौन सा सिलेक्ट किया हुआ है, जोन 3 सिलेक्ट किया हुआ है। पब्लिक आईपी उसका क्या है वो यहाँ पे आ रहा है। सब्सक्रिप्शन हम कौन सी यूज़ कर रहे हो यहाँ पे आपको बता रहा है, ठीक है। वर्चुअल नेटवर्क इसमें हम कौन सा यूज़ कर रहे हो उसको उसका आपको यहाँ पे वो बता रहा है। डीएनएस वो कह रहा है कि हमने इसमें कॉन्फ़िगर नहीं किया हुआ। ये मेरी सब्सक्रिप्शन आईडी है जो कि यहाँ पे शो हो रही है, तो वो बता रहा है इसमें बेसिकली थर्ड जो है
एजी उसमें ये क्रिएट हुआ है। बाकी इसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं मशीन की, यहाँ पे आप इसको दे सकते हैं। ये फर्दर इसमें डिटेल्स हैं, इसका पब्लिक आईपी हो गया, प्राइवेट आईपी हो गया, इसका वर्चुअल नेटवर्क का नेम आ गया, ठीक है। डीएनएस का वो कह रहा कॉन्फ़िगर कर सकते हैं यहाँ से आप। ये साइजिंग आ गई है, बाकी ये एजेंट है इसमें रन हो रहा है नहीं हो रहा है, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एजेंट। तो वो सारी चीज़ें यहाँ आपको बता रहा है। अवेलेबिलिटी जोन थर्ड में है। स्किल सेट हमने इसका नहीं चूज़ किया, स्किल सेट हम आगे चल के पढ़ेंगे, उसको देखेंगे बेसिकली वो हमारा किस लिए होता है, ठीक हो गया। और ये बाकी सारी चीज़ें हैं इसमें। फिर फर्दर यहाँ पे हमने कल कनेक्ट में देखा था, हमारे पास 3 डिफरेंट ऑप्शंस आ रही होती हैं, आरडीपी, एसएसएच और बैश, बैशन। आरडीपी जो होती है उसके थ्रू हम जितनी भी हमारी विंडोज़ मशीन्स होती हैं, चाहे विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम हो या विंडोज़ सर्वर, उसको हम आरडीपी कहते हैं। जो हमारी लिनक्स मशीन्स होती हैं तो उसको हम एसएसएच कहते हैं। इसमें बैशन सर्विस है। बैशन सर्विस बेसिकली अगर आपने सिक्योर वे से इसको एक्सेस करना है, नॉर्मली अगर मैं यहाँ पे इसको कनेक्ट करता हूँ, आरडीपी पे आता हूँ और डाउनलोड करता हूँ, कल मैंने आपको डायरेक्ट इसके आईपी से उसको एमएसटीएससी सर्विस जो ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पे विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम हो या विंडोज़ सर्वर हो उसमें रन हो रही होती है, उसके थ्रू मैंने कनेक्ट करके दिखाया था कि आप उससे कनेक्ट कर सकते हैं। दूसरा ये ऑप्शन होती है कि आप यहाँ पे आरडीपी फाइल डाउनलोड करके उससे भी कनेक्ट कर सकते हैं। मैं इसको डाउनलोड करता हूँ और इसको ओपन करता हूँ और इसको कनेक्ट करता हूँ। ये यहाँ पे क्या करेगा, सिर्फ सिर्फ मुझसे पासवर्ड रिक्वायर करेगा। क्योंकि कल हमने देखा था जब हमने एमएसटीएससी किया था उसमें हमें इसका पब्लिक आईपी देना पड़ा था, फिर उसने हमसे यूज़र नेम और पासवर्ड रिक्वायर किया था। तो ये सारी चीज़ें हमने वहाँ पे खुद दी थी। जब आप इसका एजेंट डाउनलोड करेंगे, आरडीपी फाइल डाउनलोड करेंगे, तो उसमें क्या करना पड़ेगा, सिर्फ सिर्फ आपको पासवर्ड देना पड़ेगा। आपने जो भी अपनी इस वर्चुअल मशीन का पासवर्ड रखा है आप बेसिकली वो यहाँ पे दे देंगे। उसके बाद आप कनेक्ट ओके पे क्लिक करेंगे तो ये क्या करेगा, इसको कनेक्ट करके दे देगा। ये मैसेज इसलिए आता है कि यहाँ पे हमने बेसिकली इसके अगेंस्ट कोई सर्टिफिकेट ऐड नहीं किया हुआ। वो कह रहा है कि जिसको सिक्योर करने के लिए आप क्या करें, इसमें ये सर्टिफिकेट है इसमें ऐड कर दें। तो मैं इसको कहता हूँ कि अभी विदाउट सर्टिफिकेट जाने दें, क्योंकि मैं एक टेस्टिंग एनवायरनमेंट में बैठा हुआ हूँ तो मेरे लिए इशू नहीं है, क्योंकि मैंने इस वीएम को बाद में डिलीट कर देना है। तो लेकिन प्रोटेक्शन एनवायरनमेंट में अगर आपने आरडीपी के थ्रू एक्सेस करना है तो उसका सर्टिफिकेट आप इसमें ऐड कर दें डाउनलोड करके, ठीक हो गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो भी सर्वर था वो उसने हमें यहाँ पे, या जो भी वर्चुअल मशीन थी उसने हमें यहाँ पे कनेक्ट करके दे दी है। बाकी ये इसमें थर्ड ऑप्शन होती है बैशन की, इसको इसकी हम प्रॉपर लैब करेंगे और देखेंगे हम इससे किस तरह से एक्सेस कर सकते हैं। ये बेसिकली आपके पास एक सिक्योर वे होता है जिसमें आपको वो वेब बेस्ड एक्सेस देते हैं, या ब्राउजर में आपको ओपन करके आपकी मशीन दे देगा, लेकिन बहुत ही ज़्यादा सिक्योर होती है वो, ठीक हो गया। किसी का कोई क्वेश्चन, बिल्कुल खामोशी छा गई है, कोई नहीं नहीं सर, बस चौंक गया हूँ देख के। मुश्किल चीज़ें तो नहीं आ गई? आवाज आ रही है? अब आई आवाज़ आपकी। अच्छा जी, ये बेसिकली 3 ऑप्शंस होती हैं हमारे पास कनेक्ट में। इसको मैं क्लोज कर रहा हूँ और दोबारा से मैं आता हूँ बेसिकली अपनी। उसके बाद ये अगर आपने अपनी इस मशीन को रिस्टार्ट करना है, ठीक है, ये जो मैंने रिमोटली एक्सेस की हुई मशीन, अगर आप इसको रिस्टार्ट करना चाह रहे हैं यहाँ से भी कर सकते हैं। बाकी यहाँ से तो आपको ऑप्शन का पता ही है कि आप स्टार्ट पे आएंगे, पावर में आएंगे और यहाँ से आप इसको रीस्टार्ट, शट डाउन या डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। मैं डिस्कनेक्ट करूँगा ये मेरा सेशन किल हो जाएगा जो मैंने रिमोटली इसको एक्सेस किया हुआ है, ठीक है। शट डाउन कर सकता हूँ, रीस्टार्ट कर सकता हूँ। इन एनी केस इसमें कोई इशू आ गया और वो आप इसको कनेक्ट नहीं कर पा रहे तो आप क्या करें, यहाँ से सिंपली आए, रीस्टार्ट कर दें, ठीक है। ये मैं आपको रीस्टार्ट करके दिखा भी देता हूँ। मैं यस करूँगा तो ये मुझे मेरा ये किल कर देगा जो सेशन मेरा इस वक्त चल रहा है, रिमोट है, मैंने इसको एक्सेस किया हुआ है।
ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। बेसिकली ये इसको हमारी जो भी वर्चुअल मशीन है उसको रीस्टार्ट कर रहा है। ये मेरा सेशन यहाँ से किल हो जाएगा जैसे वो इसको रीस्टार्ट करेगा। ठीक है, ये देखें उसने मुझे मैसेज दे दिया कि जी वो मेरा सेशन एंड हो गया। इसको मैं ओके करूँगा, ये यहाँ से मेरा ख़त्म हो चुका है। ठीक हो गया। तो यहाँ से मैं इसको स्टॉप कर सकता हूँ। स्टॉप का मतलब है मैं इसको शट डाउन कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद इसमें ये डिफरेंट ऑप्शन होती है कैप्चर की। आगे हम चल के देखें कैप्चर का हमें क्या बेनिफिट होता है। फिर उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन होती है डिलीट की। डिलीट करूँगा तो यहाँ से मेरी ये वर्चुअल मशीन डिलीट हो जाएगी। रिफ्रेश करूँगा तो ये जो आप उसको कहते हैं कि जी फास्ट रीस्टार्ट करके दे देगा आपको। ठीक है ना। तो अगर आप ओपन इन मोबाइल करते हैं तो एप्लीकेशन आप अपने मोबाइल में अगर आपने इंस्टॉल की हुई है एज़्योर की तो वहाँ से आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। अपने मोबाइल में भी आप इसको देख सकते हैं। ठीक हो गया। बाकी ये CLI और पावरशेल की यहाँ पे आपको ऑप्शन दी हुई है कि इसके थ्रू भी आप अगर पावरशेल के थ्रू इसको एक्सेस करना चाह रहे हैं और वर्क करना चाह रहे हैं यहाँ से आप कर सकते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद सेकंड इसमें ऑप्शन होती है एक्टिविटी लॉग की। यहाँ पे जो भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म हो रही होंगी आपके इस मशीन पे तो वो सारी सारी यहाँ पे शो करवाएगा। जैसे अभी हमने इसको रीस्टार्ट किया तो वो यहाँ पे उसने एक उसकी रीस्टार्ट की एक्टिविटी दे दी है कि जी ये रीस्टार्ट हुआ है। कितना टाइम पहले रीस्टार्ट हुआ है, 2 मिनट हुए हैं। ठीक है ना। तो वो यहाँ पे दिखा रहा है। अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो यहाँ पे मुझे उसकी फर्दर डिटेल दिखा देगा। ठीक हो गया। तो इस तरह से आप आके देख सकते हैं कि किसने इसको स्टॉप किया, किसने रीस्टार्ट किया। तो वो सारी सारी यहाँ पे आपको ऑप्शंस नज़र आ रही होंगी यार इसकी एक्टिविटी में। तो इसमें एक IM कंट्रोल होता है। ये आगे हम चल के देखेंगे IM कंट्रोल बेसिकली होता क्या है और इसको हम किस तरह से यूज़ कर रहे हैं। अगर आपने किसी दूसरे जैसे आपके पास यहाँ पे यूज़र्स है। ठीक है ना, जैसे आप एक्टिव डायरेक्टरी में यूज़र क्रिएट करते हैं और उनको आप कोई ना कोई रोल असाइन कर देते हैं जिसकी बेस पे वो काम कर रहे होते हैं। किसी के पास एडमिनिस्ट्रेटर का रोल होता है, किसी के पास कोई स्पेसिफिक काम करने का रोल होता है। तो अगर आप इस पे वो एक्सेस देना चाह रहे हैं किसी दूसरे यूज़र को तो वो बेसिकली आप यहाँ से आके दे सकते हैं उसको एक्सेस। तो वो हम बाद में देखेंगे। अगर आप इसमें कोई टैग्स ऐड करना चाह रहे हैं तो यहाँ से आप टैग्स ऐड कर सकते हैं। जैसे हमने देखा था कि जब हमने ये मशीन क्रिएट की थी तो वहाँ पे भी हमने एक टैग क्रिएट किया था और उसका हमने नाम क्या रखा था, वेब ऐप सर्वर। तो वो बेसिकली यहाँ पे आपको शो करवा रहा है। आप इसमें फर्दर टैग्स ऐड कर सकते हैं। ठीक है ना। यहाँ पे मैं नाम दूँ और उसका जो भी मैं देना चाह रहा हूँ वो दे दूँ। जैसे मैं इसको कहता हूँ डिपार्टमेंट। और डिपार्टमेंट में क्या रहता है, ये सर्वर किसके लिए है, ये हमारा डेव टीम। ठीक हो गया। तो ये क्या करेगा, ये मेरा उसने वो टैग ऐड कर दिया एक और। इसको मैं अप्लाई कर दूंगा। तो अब बेसिकली इस पर मेरे दो टैग्स हैं। एक नेम है जो इस मशीन को मैंने नेम दिया वेब ऐप सर्वर, दूसरा मैंने इसमें डिपार्टमेंट ऐड कर दिया। ठीक है भैया। अभी देखें आगे उस आपको दूसरा टैग इसका दिखा रहा है। तो इस तरह से आप मल्टीपल टैग्स ऐड कर सकते हैं। मल्टीपल टैग्स ऐड करने के बहुत से बेनिफिट्स हैं। बहुत सी जगह पे आपको यूज़ करने पड़ जाते हैं। कुछ ऐसी सर्विसेज होती हैं जहाँ पे आपको ये डिफरेंट टैग्स देने पड़ जाते हैं। तो स्पेशली जब आप रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं या आप ऑडिटिंग करवा रहे होते हैं, ऑडिट हो रहा होता है आपका, तो वहाँ पे टैग आपके बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। सिंपल आप वहाँ से डिपार्टमेंट चूज़ करें और उसमें आप दे दें डेव टीम, IT टीम, आपकी सेल्स टीम, मार्केटिंग टीम, अकाउंट्स टीम, जो जो आपके यहाँ पे डिफरेंट आप कह लें टीम्स हैं या डिपार्टमेंट्स काम कर रहे हैं तो आप उसके हिसाब से बना सकते हैं। आप सिंपल वो चूज़ करते जाएं, आपको पता चल जाएगा कि कौन से डिपार्टमेंट में आपके कितने यहाँ पे वर्चुअल मशीन्स रन हो रही है और आपको उसकी कॉस्ट कितनी पड़ रही है या कौन कौन से रिसोर्सेज आप यूज़ कर रहे हैं, उसके आपको क्या क्या कॉस्ट पड़ रही है। तो आप इस तरह से बेसिकली उसमें वर्किंग कर सकते हैं। ठीक हो गया। किसी को क्वेश्चन यहाँ पे?
बिल्कुल ही खामोश हो गए सारे। अच्छा, बाकी इसमें डिफरेंट ऑप्शंस होती हैं सेटिंग्स की। इसको हम आगे जैसे जैसे जाएंगे उसको हम देखेंगे कि डिस्क क्या होती है। जैसे मैंने आपको कहा था, आप साइज चेंज कर सकते हैं अपनी वर्चुअल मशीन का। तो उसके लिए आप यहाँ पे आएंगे सेटिंग्स में, साइज में, और यहाँ पे आने के बाद आप इसका साइज चेंज कर सकते हैं। अभी उसने बताया हुआ कि हमने कौन सा साइज लिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले अपनी इस वर्चुअल मशीन को स्टॉप करना पड़ेगा। उसके बाद आप यहाँ पे सेटिंग्स में साइज में आ जाएंगे, और यहाँ से आप डिफरेंट अगर साइज लेना चाह रहे हैं, यहाँ से आप उसको चूज करेंगे और रीसाइज के बटन पर क्लिक कर देंगे। तो वो क्या करेगा, आपकी उस वर्चुअल मशीन का साइज चेंज कर देगा। उसके बाद आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं अपनी मशीन को स्टार्ट करेंगे तो उसका साइज चेंज हो गया। तो ये हम आगे देखेंगे डिस्क क्या होती है और इसमें किस तरह से हम अपनी फर्दर डिस्क ऐड कर सकते हैं और इसमें क्या काम कर सकते हैं, क्या आगे चल के हमारे इसमें काम आना है। ये देखिए, जो मैं एडवाइज़र की बात कर रहा था, तो बेसिकली ये है एडवाइज़र। ये आपके जो भी यहाँ पे यूजेज है इस रिसोर्स की, इसके अगेंस्ट ये सारे के सारे आपको करके दे रहा होता है। ये देखें, उसके बाद यहाँ पे हमें एक लिंक दे रहा है, सी लिस्ट ऑफ ऑल रिकमेंडेशंस की। इस पर मैं क्लिक करूँगा तो जो भी वो रिकमेंडेशंस हैं यहाँ पे मुझे एक अलग पेज पे ले जाके सारे दिखा देगा। ये बेसिकली हम इसको ना बाद में देखेंगे जब हम अपने उसके मॉनिटरिंग के उसमें आएंगे। तो वहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा, वो आपके हर रिसोर्स के अगेंस्ट आपको दिखा रहा होगा कि बेसिकली आप क्या क्या काम परफॉर्म कर सकते हैं, कैसे कैसे अपनी कॉस्ट को सेव कर सकते हैं। एक्सटेंशन हमने ऐड करके देखनी है कैसे होती हैं, क्या काम करती हैं। ठीक है, कि ये स्केलिंग को हमने यूज़ करना है, इसको देखना है। बाकी ये प्रॉपर्टीज़ है, ये लॉक्स हैं। अगर आप इस पे किसी किस्म का कोई लॉक लगाना चाह रहे हैं अपनी मशीन पे कि कोई एक्सीडेंटली इसको डिलीट ना कर सके या कुछ और ना कर सके, तो यहाँ पे आप आके तो ऐड लॉक में जाके इसको लॉक कर सकते हैं। पूरे के पूरे अपने रिसोर्स ग्रुप को लॉक कर सकते हैं या पूरी अपनी सब्सक्रिप्शन को लॉक कर सकते हैं। ये सारे यहाँ पे आप टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक हो गया, ये बैशन है, इसको हमने देखना है अभी। ऑटो शट डाउन, इसको देखेंगे आगे चल के। बैकअप हमने किस तरह से लेना है। डिजास्टर रिकवरी हमारे कोर्स में नहीं है। इसकी इन्वेंट्री आ गई, ये भी नहीं है। ठीक है, इस तरह से ये डिफरेंट आपके सामने बेतहाशा इसमें बेसिकली ऑप्शंस हैं जिसको आप देख सकते हैं। आगे बूट डायग्नोस्टिक्स होता है, इसका मैं आपको बाद में बताऊंगा ऑप्शन कहाँ से हमारी ये बेसिकली वर्क कर रही होती है। तो इसमें होता ये है कि फॉर एग्जांपल अगर आप एक्सेस नहीं कर पा रहे अपने उस वर्चुअल मशीन को, तो आप फिर अगर आपने एनेबल की हुई बूट डायग्नोस्टिक, ये बाय डिफॉल्ट एनेबल होती है जब आप अपनी वर्चुअल मशीन क्रिएट करते हैं। तो आप यहाँ पर आके इसके स्टेट देख सकते हैं। यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि इसकी लास्ट स्टेट क्या थी, वो किस स्टेट में से मौजूद था। तो अभी आपको बता रहा है कि वो कहाँ पे है, लॉक हुई है इसकी स्क्रीन। ठीक है, क्योंकि हमने इसको रिस्टार्ट किया था तो इसलिए हमें इसका ये व्यू दिखा रहा है। तो आप इसको चेक करते हुए या इसके लॉग्स पे जाके उसको रीड करके अकॉर्डिंग टू दैट लॉग्स आप अपने डायग्नोस्टिक कर सकते हैं। ठीक है, समझ आ गई। इसको अगर मैं रिफ्रेश करूंगा तो जो इसका लेटेस्ट व्यू होगा हमारी उस वर्चुअल मशीन का, तो वो यहाँ पे मुझे शो करवा देगा। तो इसका आपको ये एडवांटेज हो जाता है, बेसिकली इसकी आपको थोड़ी सी कॉस्ट पड़ रही होती है। तो अगर तो आपके जो क्रिटिकल वर्चुअल मशीन्स हैं या सर्वर्स हैं उनके लिए तो आप इसको एनेबल ही रखें। बाकी बेशक जो आपने ऐसी टेस्टिंग करनी है उसके लिए आप डिसेबल कर दें, ताकि यहाँ से भी आप उसकी कॉस्ट सेव कर सकें। ठीक हो गया। बाकी इसमें कुछ डिस्कस करने वाला नहीं है। जी, किसी का कोई क्वेश्चन? बिल्कुल खामोशी छाई हुई, मैं अकेला ही यहाँ पे लगता हूँ और कोई भी नहीं है, ना कोई क्वेश्चन कर रहा है। जी, कोई क्वेश्चन नहीं हेलो। है।
हेलो। जी जी ज़ीशान। जी कुछ पूछना चाह सर रहे हैं आवाज ज़ीशान? आवाज आ रही है सर आपको? अब आ रही है, आपके दरमियान में ड्रॉप हो जाती है आवाज़। अच्छा सर, ये मैंने पूछना था कि ये जो वर्चुअल मशीन में हम ये जो विंडोज सर्वर 2022 हमने किया है, जी तो इसी के अंदर यानी कि हम ये डोमेन और एक्टिव डायरेक्टरी वगैरह ये सारा कुछ मतलब करके आगे इसकी शेयरिंग वगैरह मतलब किस तरह ये चीजें आगे जाके होंगी, क्लाइंट्स वगैरह जो सिस्टम वगैरह जो हमारे पास लगे हुए होंगे? सिंपल है। आप नॉर्मली इन्वायरमेंट में किस तरह से काम कर रहे होते हैं कि आपके इन्वायरमेंट में आपने क्या क्या होता है, सबनेटिंग की भी होती है, ऐसे ही है। डिफरेंट जी आपने जी। सबनेट्स बनाए हुए होते हैं और उसके थ्रू आप अपने इन्वायरमेंट को मैनेज कर रहे होते हैं। तो इसमें भी आपने ऐसे करना है कि डिफरेंट सबनेटिंग कर देनी है अपने नेटवर्किंग में जाके। ये जो पहली ऑप्शन है नेटवर्किंग की, इसकी हमने लैब्स परफॉर्म करनी है कि किस तरह से हमने अपना खुद का बनाना हो तो किस तरह से हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं, उसको किस तरह से यूज़ कर रहे होते हैं नेटवर्क को। ठीक है, क्या आगे चल के हमारी लैब्स आएंगी। तो उसमें आपने जाके सबनेटिंग कर देनी है और उस सबनेट का आपने बेसिकली पार्ट बना देना है उसको। यहाँ पे हम वीनेट बोलते हैं। और हमने देखा था वीनेट का या नहीं देखा था? नहीं देखा हुआ। तो बेसिकली हमारे पास ये हमारे पास अभी वर्चुअल जैसे नेटवर्क है। सिंपल एक अभी जैसे सिंपल एक मैं आपके साथ अगर यानी कि डिस्कस करना चाह रहा हूँ, जैसे यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर चल रहा है हमारे पास नीचे ऑपरेशंस हम्म में, ठीक है, हम्म एक्सपीरियंस सॉफ्टवेयर, हम्म उसका वो कंप्लीट मतलब जो उसकी डेटाबेस में मैंने एक सिस्टम पे रखी हुई है, हम्म और क्या कहते हैं वो जो उसका क्लाइंट है ना सॉफ्टवेयर जो है, उस हम्म। उसकी जो डीबी की फाइल है ना उसमें बेसिकली मैंने आईपी दिया हुआ है उस सिस्टम का जिसमें इसकी डेटाबेस पड़ी हुई है, जी जी ठीक है। समझ गया मैं। हाँ तो हाँ, अगर मैं यही काम इसमें करना चाह रहा हूँ तो जी जी बिल्कुल वो आप चीज़। कर सकते हैं। वही मैं आपको बता रहा हूँ कि उसके लिए आपने सबसे पहले क्या करना है, उनका नेटवर्क चेंज करना है जितने भी आपकी इसमें मशीन्स होंगी। ठीक है ना, मशीन को आपने एक नेटवर्क पे लेके आना। उसके लिए आप उसको कैसे एक नेटवर्क पे लेके आएंगे, सिंपली आपने ये यहाँ पे वर्चुअल नेटवर्क्स होते हैं, ये हमने आगे चल के पढ़ना है। तो यहाँ पे आपने बेसिकली एक अपना वर्चुअल नेटवर्क क्रिएट कर देना है। उसके अंदर आप डिफरेंट सबनेट्स क्रिएट कर सकते हैं, सारे काम कर सकते हैं। तो जो भी आप वर्चुअल मशीन क्रिएट करेंगे उसमें आपने बेसिकली क्या करना है, इस वर्चुअल नेटवर्क को जो यहाँ पे आप क्रिएट करेंगे उसमें आपने उसको क्रिएट करना। फॉर एग्जांपल ये चलिए ये ले लेते हैं ग्रुप, और इसको मैं कहता हूँ माई टेस्ट विनेट। ठीक हो गया। और ग्रुप चेंज कर लेते हैं, यूएसए कर लेते हैं इसको, ईस्ट यूएस में आ गई है और इसको मैंने क्रिएट कर दिया। मैं अभी इसमें कुछ भी नहीं आपको दिखा रहा, तो क्योंकि हमने इसकी प्रॉपर आगे चल के लैब करनी है। आपने क्वेश्चन के उस हिसाब से मैं थोड़ा सा आपको गाइड कर देता हूँ यहाँ पे। तो ये जी सर। बेसिकली हमारा एक नेटवर्क क्रिएट हो गया। ठीक है ना, नॉर्मली हम अपने इन्वायरमेंट में इसी तरह से नेटवर्क क्रिएट कर रहे होते हैं कि आपने डिफरेंट सबनेट्स बनाए और उसको बेसिकली आप ऐड कर देते हैं। ठीक है ना, तो ये बेसिकली वही मैं काम करने लगा हूँ। आप ये समझ लें जैसे हमारा एक स्विच है और स्विच में हमने डिफरेंट आगे आईपीज असाइन कर दी हैं उसको। ये हमारा कोई आप कह लें मैनेजेबल स्विच है। ठीक है जी, हमारा क्रिएट हो गया। उसके बाद आपने सिंपली क्या करना है, वर्चुअल मशीन्स में आना है। वर्चुअल मशीन में आने के बाद जो आपके एग्जिस्टिंग होगी, अगर आप उसको चेंज करना चाह रहे हैं तो उसका भी नेटवर्क चेंज कर सकते हैं। वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। क्रिएट में आए, एज़्योर वर्चुअल मशीन्स में आए। यहाँ पे आने के बाद आपने क्या करना है, जब आप इसको यहाँ पे थोड़ी हमें इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। और रिसोर्स ग्रुप हम यहाँ से ले लेते हैं, इसमें हमने क्रिएट किया था और यही रहने देते हैं, इसको नहीं छेड़ते हम।
ठीक हो गया, पासवर्ड मिसमैच हो गया। इसको एक्नॉलेज करें, कंफर्म करें लाइसेंस को, नेक्स्ट इज नेक्स्ट नेटवर्किंग। तो आप ये देखेंगे जो हमने नेटवर्क क्रिएट किया है वो ऑटोमेटिकली उसने पिक कर लिया। ठीक है, तो आपने जितनी ठीक है भी सर। मशीन्स यहाँ पे क्रिएट करनी है वो उस नेटवर्क में आपने क्रिएट कर लेनी। फिर जब आप उनको पिंग करेंगे ना आपस में, वो प्रॉपर पिंग हो रही होगी। इट मीन्स कि वो सारी की सारी आपस में कम्युनिकेट कर रही हैं। तो फिर आप उसमें बेशक अपना वो टेस्टिंग इन्वायरमेंट जो बनाना चाह रहे हैं बना लें, उसको टेस्ट कर लें, वो प्रॉपर उसी तरह काम करेगा जैसे आपके पास फिजिकल में कर रहा है। आगे अंदर सेटिंग सारी वही है जो आप फिजिकल में बैठ के कर रहे थे। ठीक हो गया, क्लियर है? ठीक है सर, मैं ये टेस्ट करूंगा, बल्कि मैं ऑफिस में जाके ना ये एक दफा टेस्टिंग करके देखता हूँ मैं। हाँ जी, तो मशीन्स क्रिएट कर लिएगा तो उनका आप टेस्टिंग करके देखिएगा। ये अजूर पे ही ना? जी जी एग्जैक्टली। उसमें आप अपनी टेस्टिंग करेंगे, वो प्रॉपर होगी, उसका कोई इशू नहीं आएगा। अगर नहीं होगी तो मैं आपको यहाँ प्रॉपर गाइड कर दूंगा, लैब उसकी बना के आपको दिखा दूंगा। ठीक है सर। ठीक है जी, अभी हमने आगे एक लैब करनी थी लेकिन टाइम एंड हो गया है, तो इंशाल्लाह मंडे को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है। ठीक है सर, ठीक। बाकी सर ये मतलब मंडे का तो चलो क्लास है, अगर आपसे कोई हेल्प वगैरह लेनी है तो रेगुलर डेज में ले सकता हूँ? हाँ जी, ले लिएगा, कोई इशू नहीं। चलो ठीक, ठीक, थैंक यू। चलिए ठीक है जी, इंशाल्लाह फिर मंडे को होती है मुलाकात। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। ओके, थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।